बहुत स्वागत है दोस्तों। डेमोक्रेसी और लिबर्टी यानी लोकतंत्र और आज़ादी के कुटिल नारों के पीछे अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी साम्राज्यवाद की खूनी सैनिक मुहिम दुनिया भर में जारी है। तेल के लिए वेनेजुएला पर जबरन कब्जा और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का अपहरण करके ट्रंप ने सीधे सीधे उसे अमेरिकी कॉलोनी में बदल दिया है और वेनेजुएला को अमेरिकी तेल कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। $500 मिलियन की पहली डील कर दी गई है, जिसका पैसा कतर के सेंट्रल बैंक में जमा किया जाएगा। वेनेजुएला को नजीर बनाकर अब लैटिन अमेरिका के दूसरे देशों को भी वही अंजाम भुगतने की धमकी देकर आत्मसमर्पण के लिए ललकारा जा रहा है। क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया सबको धमकाया जा रहा है। वैश्वीकरण के दौर में निरस समझे गए मुनरो सिद्धांत को वापस लाते हुए समूचे लैटिन अमेरिका को ट्रंप फिर से अपना बैकयार्ड बता रहा है। मुनरो सिद्धांत को और विस्तार देते हुए ट्रंप का डुनरो सिद्धांत दुनिया के आर पार मार कर रहा है। खुलेआम डंक की चोट पर ऐलान किया जा रहा है कि अमेरिका को तेल के वैश्विक कारोबार पर कंट्रोल चाहिए और उसे वह हर कीमत पर लेकर ही रहेगा। वेनेजुएला के तेल पर नियंत्रण के बाद अब उसकी गिद्ध दृष्टि मध्यपूर्व के तेल पर है। उसे हड़पने और मध्यपूर्व पर एक छत्र शासन के लिए ईरान की घेराबंदी जारी है। आज ही अमेरिका ने पहला युद्धपोत खाड़ी में भेजा है, जिस पर पुतिन ने कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो परिणाम बहुत ही घातक होंगे। पश्चिम एशिया में ईरान की सत्ता अभी अमेरिकी नियंत्रण से बाहर है। उस पर हमले में देर के पीछे डर बस यह है कि रूस, चीन जैसी शत्रु महाशक्तियां उसके बचाव में कहीं दखल न दे दें। इसलिए ईरान में विद्रोह कराकर सहज बेदखली की नीति अमल में लाई जा रही है। उसके सहयोगी हमास के नियंत्रण वाले गजा को अकथनीय बर्बरता से पहले ही कुचल दिया गया है। ईरान समर्थक हिजबुल्ला और हूथी जैसे सैनिक संगठनों के खिलाफ मोर्चाबंदी की जा रही है। यमन और लेबनान को निरंतर हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की को आगे करके सीरिया में बशर अल असद सरकार का तख्ता पलटकर वहां आईएस की कठपुतली सरकार बिठा दी गई है। पश्चिम एशिया में जारी इस सैनिक अभियान में इसराइल अमेरिकी साम्राज्यवाद का जूनियर पार्टनर और उसकी अग्रिम चौकी बना हुआ है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के खुले विरोध के बावजूद डेनमार्क के दावों को खारिज करते हुए उससे ग्रीनलैंड छीना जा रहा है। कल तक हर अमेरिकी मुहिम में सक्रिय सहयोगी रहे नाटो सदस्य डेनमार्क ने रूस के खिलाफ यूक्रेन में अमेरिकी नाटो सैनिक अभियान को बड़ी मदद दी है। रूस, चीन और उत्तर कोरिया तो मुख्य शत्रु पक्ष हैं ही, मगर ये तीनों साथ ही न्यूक्लियर पावर भी हैं। इसलिए दुनिया के शेष देशों को इनसे व्यापार न करने की हिदायत करके ट्रेड लाइंस काटकर इनकी आर्थिक नाकेबंदी के प्रयास किए जा रहे हैं। सीधे युद्ध की जगह इनके साथ घिसाव थकाव की लड़ाई लड़ी जा रही है। सीधे हमलों की धमकी के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों को मनमाना आयात शुल्क लादकर उनके निर्यात बाजार को तबाह करने की धमकियों से भी डराया जा रहा है। और इस मुहिम में दोस्त दुश्मन सबको एक ही लाइन में खड़ा कर दिया गया है। कनाडा को 50वां अमेरिकी राज्य घोषित कर दिया गया है। दुनिया भर में जारी इस अमेरिकी दादागिरी और सैनिक अभियानों की कीमत अपने खून पसीने से चुका रहा अमेरिकी आवाम सीमा पार सैनिक दखल बंद कर देने का उसे झांसा देकर ट्रंप और उसकी रिपब्लिकन पार्टी फिर से सत्ता में आए हैं। मगर इन अलोकप्रिय सैनिक अभियानों को बंद करने की जगह उसने इन्हें और तेज कर दिया है और डेमोक्रेटिक पार्टी के अधूरे अभियानों को पूरा करने में जुट गई है। सीआईए के नियंत्रण वाली अमेरिकी सत्ता की नीतियां अब डेमोक्रेट और रिपब्लिकन सरकारों के बीच सत्ता की हेरफेर से कतई प्रभावित नहीं होती, बल्कि 4 साल पर होने वाली इस उलटफेर को अमेरिकी शासक अब मेहनतकश जनता के आक्रोश को फुस करने के सुरक्षित वेंट के तौर पर देखते और इस्तेमाल करते। सरकार किसी की भी हो, नीतियां वही रहती हैं और वे बदस्तूर जारी रहती हैं। अमेरिका की संसदीय राजनीति इन दो पार्टियों के बीच सिमट चुकी है और इन दोनों की कतारें साम्राज्यवादी नीति के समर्थकों से पटी पड़ी हैं। 21वीं सदी के शुरू में ही इराक और अफगानिस्तान पर हमलों के साथ अमेरिका ने दुनिया में जिस सैनिक मुहिम की शुरुआत की थी वह आज भी जारी है। पिटकर और शर्मसार होकर
अफगानिस्तान से सैनिक अभियान को तो अमेरिका को वापस लेना पड़ा, मगर इसके पीछे असल उद्देश्य यूरेशिया और मध्य पूर्व पर नए युद्ध लादना था। पूरी बेशर्मी और बर्बरता से इन्हें अब फिलिस्तीन और यूक्रेन में अंजाम दिया जा रहा है। गजा में जो बर्बरता की गई है उसकी मिसाल भी पिछले कई दशक में मिलना मुश्किल है। नस्लीय सफाई के मकसद से किए गए बर्बर जनसंहार में अकेले गजा में ही 70,000 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों को मार डाला गया है, जिनमें अधिकतर औरतें और बच्चे शामिल हैं। रूस को लहूलुहान करने के लिए यूक्रेन को सैनिक अड्डे में बदल दिया गया है और इस युद्ध को स्थायी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिमी शक्तियों की इस बर्बरता से आरज़ाए पुतिन ने धमकी दी है कि यूरोपीय शक्तियों ने यूक्रेन में दखल बंद न किया तो लंदन, बर्लिन और पेरिस पर नाभिकीय हमला होगा। इस कोहराम के बीच राष्ट्र राज्यों के नित नए कॉम्बिनेशन सामने आ रहे हैं। कल तक ट्रंप और पुतिन के बीच गुप्त गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही थीं, तो आज जर्मन चांसलर पुतिन से सुलह और बातचीत की बात कर रहे हैं। फ्रांस पहले ही रूस से सुलह के प्रयास कर रहा है। पश्चिमी साम्राज्यवाद की इस बर्बरता को झेल रहे रूस, चीन, ईरान और दूसरे देशों के शासक भी अपने नियंत्रण वाले देशों में मेहनतकश जनता की लूट और दमन में कभी पीछे नहीं रहे। मजदूर वर्ग के स्वतंत्र आंदोलनों का गला घोंटने और समाजवादी क्रांति की राह रोकने के लिए इन शासकों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। पुतिन तो रूस को बाकायदा नाटो सदस्य बनाने के लिए आतुर था ही। सोवियत संघ के अवशेषों को नष्ट करने और उसे विश्व साम्राज्यवाद के पीछे बांधने में पुतिन ने बड़ी भूमिका अदा की है। चीन के प्रतिक्रियावादी शासन के दमन का नमूना हम सभी ने तिएननमेन स्क्वायर पर देखा ही था। बाजार समाजवाद के नाम पर अपनी मेहनतकश जनता को उल्लू बनाते और उसे जमकर निचोड़ते हुए चीन के शासकों ने जैक मा जैसे धन कुबेरों को पैदा किया है। दोनों ने साम्राज्यवादी हितों से तालमेल की भरपूर कोशिशें की, मगर वे साम्राज्यवाद के निशाने पर ले ही लिए गए। ईरान में ख़मैनी का धार्मिक मूलवादी शासन मेहनतकश जनता के दमन के लिए कुख्यात रहा है। 1979 में ईरान की स्टालिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से सत्ता में आया ये शासन समाजवादी क्रांति का घोर वैरी रहा है। आज ये सब पश्चिमी साम्राज्यवाद की आक्रामक मुहिम के निशाने पर हैं। अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया भर में जारी पश्चिमी साम्राज्यवाद की इस आक्रामकता का दूसरा पहलू है इन देशों में अति दक्षिणपंथी, उग्र राष्ट्रवादी या सीधे सीधे फासीवादी रुझानों का तेज उभार। इस उभार के चलते इन देशों में लोकतंत्र के अवशेष भी गायब हो रहे हैं। पश्चिम के साम्राज्यवादी देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का ढोल पीटते रहे हैं, सीधे से पुलिस स्टेट्स में बदलते जा रहे हैं। जनवादी अधिकार और नागरिक स्वतंत्रताएं यहां आखिरी सांस ले रही हैं और छोटे से छोटे विरोध को पार्श्विक साधनों से कुचला जा रहा है। आईसीई की आपराधिक कार्रवाइयां, जिनमें कई अमेरिकी नागरिकों को मार डाला गया है और दर्जनों को घायल किया गया है, अमेरिकी जनता के खिलाफ वहां के शासकों द्वारा छेड़े गए युद्ध का हिस्सा है। दमन के शिकारों पर फर्जी मुकदमे इस कुचक्र में नया अध्याय जोड़ते हैं। आप्रवासियों के दमन के नाम पर शुरू की गई इस मुहिम का असल उद्देश्य समूची अमेरिकी जनता को आतंकित और विभाजित करना है। सीमाओं के भीतर अपनी ही जनता के इस दमन और लूट के बिना सीमाओं के बाहर युद्ध नहीं चलाया जा सकता। अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने बजट में सैनिक खर्च बढ़ाते हुए समाज कल्याण की मदों पर खर्चों में बड़ी कटौतियां शुरू कर दी हैं। इनका उद्देश्य जनता के दमन और प्रतियोगी राष्ट्र राज्यों के खिलाफ वर्तमान और भविष्य की हिंसक मुहिमों की फंडिंग करना है। सीमाओं के बाहर और भीतर साम्राज्यवादी सत्ताओं की इन हिंसक मुहिमों को दुनिया भर में फैलते जा रहे आर्थिक संकट की बैकग्राउंड में देखना होगा। युद्ध और फांसीवाद साम्राज्यवाद की चुनी हुई नीति नहीं है, बल्कि पूंजीवाद के वैश्विक संकट के बीच उसके चलते एक थोपी हुई मजबूरी है। यह संकट अलबत्ता इस पूंजीवादी विकास से ही पैदा हुआ है, जिसके चलते दुनिया की महाशक्तियों के बीच पुराना संतुलन गायब हो गया है
और वे प्राकृतिक स्रोतों, संसाधनों और बाजारों के नए सिरे से बंटवारे की मांग कर रही हैं। पिछले दशकों में साम्राज्यवादी देशों में वित्तीय और उत्पादकीय पूंजी के जो पहाड़ बने हैं, उनके समानांतर वैश्विक सत्ता और प्रभुत्व की जरूरत भी सामने आई है, जिसे पूरी करने के लिए महाशक्तियां आपस में होड़ लगा रही हैं। कल तक स्वैच्छिक आधार पर पूंजीवादी वैश्वीकरण के दिवा स्वप्न संजो रहे पूंजीवादी देश आज एक दूसरे के खिलाफ खूनी प्रतियोगिता में उलझ चुके हैं। वे युद्ध, दमन, धमकियों और खून खराबे के जरिए अपने अपने नियंत्रण वाले प्रभाव क्षेत्र बनाने में जुटे हुए हैं। कल तक बातचीत और सुलह मसलहत से मुद्दों को सुलझाने का दावा कर रही साम्राज्यवादी महाशक्तियां आज फिर से एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा हैं। यह साबित हो गया है कि पूंजीवादी आधार पर ना तो दुनिया का आगे विकास और न ही एकीकरण संभव है। राष्ट्र राज्यों के बीच इस आपाधापी के चलते वैश्विक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की प्रगल्भ की जगह असीमित हिंसा और अराजकता ने ले ली है। अमेरिका और इसराइल जैसे उसके सहयोगी तो इस हिंसा और कत्लोगारत की अगली कतार में हैं ही, साथ ही दुनिया का हर छोटा बड़ा देश इसमें हिस्सेदार है। भारत जैसे देश जो कल तक कम से कम जग दिखावे के लिए ही सही शांति पाठ कर रहे थे, आज दुनिया में हथियारों के सबसे बड़े आयातक बनकर उभरे हैं। जहां अमेरिका और यूरोप से भारतीय प्रवासियों को जबरन बाहर किया जा रहा है, वहीं भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों को जहरीले प्रचार का निशाना बनाया जा रहा है। लिखने बोलने की आज़ादी खत्म हो रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी सार्वजनिक हित की मदों पर बजट में कटौती करके सैनिक बलों और हथियारों के उत्पादन और खरीद पर खर्च निरंतर बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्र राज्यों के बीच जारी सैन्यीकरण की इस अंधी दौड़ में दुनिया के सबसे गरीब देश भी खींचे जा रहे हैं, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। अमेरिका और चीन के बीच ही टकराव नहीं हो रहा है, भारत और पाकिस्तान जैसे पिछड़े पूंजीवादी देश भी क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए इस संघर्ष में लगे हुए हैं। महाशक्तियां बड़े पैमाने पर तीसरे विश्व युद्ध की अग्रिम मोर्चाबंदी में जुटी हुई हैं और दुनिया के तमाम देशों को इसमें हिस्सेदारी और पक्षधरता के लिए वे बाध्य कर रही हैं। अलबत्ता लैटिन अमेरिका से मध्य पूर्व और यूरेशिया से अफ्रीका तक पूंजी और उसकी सत्ता के पुराने राष्ट्रीय संगठन से जुड़े तमाम भ्रमों के अंतिम अवशेषों को भी नष्ट करके वे उन्हें बलात्, लूटपाट और मारकाट की भंवर में खींच रही हैं। व्यापार में मुक्त प्रतियोगिता और राजनीति में राष्ट्रीय स्वायत्तता अब एक चुटकुला बनकर रह गए हैं। निर्दयी और क्रूर तरीकों से ही सही, पूंजीवादी दुनिया के पुराने विखंडन का अंत करके साम्राज्यवाद अलबत्ता इतिहास में एक बड़ी प्रगतिशील भूमिका अदा कर रहा है, मगर उसकी ये भूमिका सीमित है। वह समूची दुनिया को एक झंडे के नीचे एकजुट नहीं कर सकता। इतिहास में इससे आगे की यात्रा समाजवाद के झंडे तले ही संभव है। दुनिया को सिर्फ एक समाजवादी संघ में ही संगठित किया जा सकता है। अक्टूबर क्रांति के आक्रमण से बच निकला विश्व पूंजीवाद एक सदी से इस असीमित हिंसा, लूटमार, युद्ध, दमन और खून खराबे के सहारे ही जीवित है। 2 विश्व युद्धों के अलावा छोटे बड़े अगणित युद्धों और फांसीवाद की काली घटाओं से घिरा यह दौर दुनिया की मेहनतकश जनता के लिए किसी जीवित नरक से कम नहीं रहा है। युद्ध और फांसीवाद दोनों अपने अंतिम साम्राज्यवादी पड़ाव पर जा पहुंचे पूंजीवाद के विकास से पैदा हुए हैं। वे उसकी ऑक्सीजन, उसकी प्राणवायु हैं। वेंटिलेटर पर पड़ा क्षीण और जर्जर पूंजीवाद इस लाइफ सपोर्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता। एक सदी से अपनी मृत्यु शैया पर पड़े छटपटा रहे बूढ़े बीमार विश्व पूंजीवाद के पास जीवित रहने के लिए युद्ध और फांसीवाद के सिवा दूसरा कोई चारा अब शेष नहीं रह गया है। भविष्य की किसी भी उज्जवल कामना और संभावना से वंचित शासक पूंजीपति वर्ग के पास संकट की इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपनी तिजोरियों की सुरक्षा और विस्तार के लिए वे एक दूसरे का गला तो रेत सकते हैं, हिंसा और रक्तपात तो कर सकते हैं, मौत और विनाश तो बांट सकते हैं, संकट को और उलझा तो सकते हैं, मगर शांति और स्थिरता कभी नहीं दे सकते। महाशक्तियों के बीच कोई भी छोटी बड़ी मुठभेड़ किसी भी समय अचानक एक नाभिकीय युद्ध में बदल सकती है। इसका अर्थ होगा
कुछ ही पलों में न सिर्फ पूरी मानव जाति बल्कि पूरी जैव प्रकृति का विनाश और एक न्यूक्लियर विंटर यानी नाभिकीय शीत की शुरुआत। यदि कुछ बचा भी तो भी पीढ़ियों के श्रम से हासिल तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियां निश्चित ही खाक हो जाएंगी और सैकड़ों करोड़ निर्दोष लोग जिनका कोई हित या रुचि इस युद्ध में नहीं है दर्दनाक मौत का निवाला बनेंगे। अपने प्रियजनों को हम अपनी आंखों के सामने लाचारी से तड़प कर मरते देखेंगे। युद्ध की विभीषिका को बयान करना मुश्किल है। नाभिकीय युद्ध की तो कल्पना ही भयंकर है। शत्रु राष्ट्र राज्यों में बटी पूंजीवादी दुनिया आज तेजी से और निश्चित रूप से इस प्रलय की तरफ बढ़ रही है। बल्कि ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि इस प्रलय की ठीक दहलीज पर खड़ी वह उसका दरवाजा खटखटा रही है। इस संकट का हल पूंजीवाद के अंत में निहित है। अपनी जीवन यात्रा के अंत में संकट की भंवर में फंसा पूंजीवाद पूरी दुनिया में अपनी दुर्गंध फैला रहा है। इसे दफन करना होगा। इस ऐतिहासिक मिशन की जिम्मेदारी वर्किंग क्लास पर है। यही एकमात्र क्लास है जिसे इतिहास ने इस युगांतरकारी शक्ति से लैस किया है। इस मिशन में अगर चूक हुई तो परिणाम अत्यंत घातक होंगे। 21वीं सदी में पूंजीवाद के और बच रहने के परिणाम अत्यंत भयंकर और विनाशकारी होंगे। तो दोस्तों, इस चुनौती का सामना करने, इसका मुकाबला करने, पूंजीवाद को दफन करने और समाजवादी संघ में दुनिया को संगठित करने की इस जिम्मेदारी को अपने सामने रखते हुए हमें युद्ध का विरोध करना है, साम्राज्यवाद और फासीवाद का विरोध करना है और इसके खिलाफ संघर्ष में एक नई समाजवादी सुंदर दुनिया का निर्माण करना है। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, साथ रहने के लिए धन्यवाद।